प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है बलवंतराय मेहता समिति प्रतिवेदन एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था। इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि बलवंतराय मेहता समिति क्यों गठित की गई, बलवंतराय मेहता समिति के गठन से पूर्व हमारी स्थानीय शासन की क्या व्यवस्था थी, क्या दशा थी, क्या दिशा थी, और बलवंतराय मेहता समिति के प्रतिवेदन के पश्चात स्थानीय शासन के क्षेत्र में क्या मूलभूत परिवर्तन आए, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आज भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की जो व्यवस्था विद्यमान है, उसका श्रेय उस समिति को है जिसका नाम सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन दल था। अर्थात हमारे देश में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया था। इन दोनों कार्यक्रमों का एक तरह से मूल्यांकन करने हेतु कि ये दोनों कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुए हैं, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या कमियां रह रही हैं, इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए बलवंतराय मेहता समिति गठित की गई थी। तो हम दोबारा से पढ़ते हैं। आज भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की जो व्यवस्था विद्यमान है, उसका श्रेय उस समिति को है जिसका नाम सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन दल था। उसके अध्यक्ष बलवंतराय मेहता थे, इसलिए सामान्य तौर पर वह बलवंतराय मेहता समिति के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस समिति का नाम इतना अनाकर्षक हो, उसका कार्य इतना आकर्षक और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ हो। स्थानीय शासन के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी समिति रही हो जिसने इससे अधिक व्यापक और आधारभूत सुधार करने में योग दिया हो। इस पैराग्राफ से स्पष्ट होता है कि बलवंतराय मेहता समिति ने स्थानीय शासन के विकास में बहुत बड़ा और व्यापक योगदान दिया। इस समिति की स्थापना आयोजना परियोजना समिति ने की थी। उसको सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का अध्ययन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का काम सौंपा था। अध्ययन का उद्देश्य निश्चित किया गया था कि विकास कार्य में सामान्य तौर पर मितव्ययता तथा कुशलता लाई जा सके। समिति को निम्न विषयों का विशेष रूप से अध्ययन करना था। अर्थात समिति के अध्ययन हेतु जो विषय सौंपे गए थे वो निम्न थे। कार्यक्रम की अंतर वस्तु तथा उसके अंतर्गत विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई प्राथमिकताएं। दूसरा, कार्यक्रम के निष्पादन के लिए की गई व्यवस्था, विशेषकर निम्नलिखित के संदर्भ में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रियाकलाप को तीव्रता प्रदान करना और निम्नलिखित के बीच तालमेल, जैसे केंद्र के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच तालमेल, केंद्र तथा राज्यों के बीच, सामुदायिक परियोजना और प्रशासन के विभिन्न उपकरणों तथा राज्य सरकार के संगठनों एवं विभागों के बीच। संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य पद्धतियां जिससे संपादन में अधिक गति लाई जा सके। सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन और प्रशिक्षण की विद्यमान सुविधाओं का परीक्षण, जिससे कार्यक्रम के प्रसार के लिए कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इस बात का आकलन करना कि विकास आंदोलन स्थानीय जनता के उपक्रम का प्रयोग करने में तथा ऐसी संस्थाओं का निर्माण करने में कहाँ तक सफल हुआ है जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक तथा सामाजिक दशा के सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सके। सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में
रिपोर्ट करने के लिए अपनाई गई पद्धतियाँ, अन्य कोई संस्तुतियाँ जिनने समिति सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के कार्यान्वयन में मितव्ययता तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से प्रस्तुत करना चाहे। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के तहत समिति को जो क्षेत्र सौंपे गए थे उनमें समिति को विशेष रूप से अध्ययन करना था और अपनी सिफारिश देनी थी। समिति ने 1957 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और समिति को निम्नलिखित जानकर आश्चर्य हुआ और भारी आघात पहुंचा कि सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का कार्यक्रम जनता में अभिक्रम की प्रवृत्ति जागृत करने में असफल रहा। पंचायत स्तर के ऊपर के स्थानीय निकायों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के संबंध में कोई उत्साह नहीं दिखाया। पंचायतों ने भी सामुदायिक विकास क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। समिति की दृष्टि में इन व्याधियों को दूर करने का उपाय यह था कि राज्य से नीचे के स्तरों पर उत्तरदायित्व तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। उसकी संस्तुति थी कि शक्ति को एक ऐसे निकाय को अंतरिम कर दिया जाए जो निर्मित हो जाने पर अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विकास कार्य का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले ले। सरकार पथ प्रदर्शन, पर्यवेक्षण और उच्चतर आयोजन का काम अपने हाथ में रखे और जहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करे। इस प्रकार समिति ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें समिति ने जांच की और जांच के बाद समिति को जांच के परिणामों से बहुत आश्चर्य हुआ कि जो कार्यक्रम सरकार ने शुरू किए हैं वो जनता को अपने साथ जोड़ पाने में असफल रहे हैं। पंचायत स्तर से ऊपर के जो निकाय थे, जो संस्थाएं थीं, वो सामुदायिक विकास कार्यों के संबंध में उत्साहपूर्वक कार्य नहीं कर पाई और पंचायतों ने भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए इस समिति ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वो जिम्मेदारियों को और अधिकारों को विकेंद्रित कर दे, अपने से निचले स्तर पर सौंप दे। समिति का यहाँ तक कहना था कि शक्ति को ऐसे निकायों को सौंप दिया जाए, ऐसी संस्थाओं को सौंप दिया जाए जो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विकास का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले लें। यानी जो क्षेत्र उन्हें मिलेगा कार्य करने के लिए, उस क्षेत्र की विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। सरकार का काम सिर्फ पथ प्रदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और योजना बनाना, और जहाँ तक हो सके अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना, अर्थात उपयुक्त कार्य सरकार के हाथ में हो और विकास कार्य का संपूर्ण भार उन क्षेत्रीय निकायों को सौंप दिया जाए और कार्य के अनुपात में उत्तरदायित्व और शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। ऐसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थीं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समिति ने ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, अर्थात ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन तीनों में सबसे अधिक प्रभावकारी खंड स्तरीय निकाय को परिकल्पित किया गया, इसलिए पहले इसी संस्था का वर्णन करना उपयुक्त होगा। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि जो विशेष निकाय बनाने की बात की थी वो निकाय 3 स्तर के होने चाहिए। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, और इन दोनों के बीच में खंड स्तर पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाए जो ग्राम पंचायत को जिला परिषद से जोड़ेगी भी
और ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता या समय समय पर निर्देश प्रदान करने में भी सहायक होगी। आइए पहले हम पंचायत समिति के बारे में अध्ययन करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने इस खंड स्तरीय निकाय को, खंड स्तरीय का मतलब है ब्लॉक लेवल का, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ब्लॉक लेवल जो बॉडीज है उसको पंचायत समिति नाम दिया गया। पंचायत समिति सांविधिक तथा निर्वाचित संस्था होनी चाहिए, उसके कार्य विस्तृत हों और उसके पास आवश्यक कार्यकारी शक्ति और समुचित साधन हों। सांविधिक का अर्थ है संवैधानिक, अर्थात संविधान में प्रावधान किया जाना चाहिए पंचायत समिति के गठन का, उसके कार्य और अधिकारों का, और यह संस्था एक निर्वाचित संस्था होनी चाहिए, ना कि मनोनीत संस्था। पंचायत समिति के कार्य विस्तृत हों और पंचायत समिति के पास आवश्यक कार्यकारी शक्ति और समुचित साधन हों। उसको सरकार अथवा सहकारी उपकरणों द्वारा अत्यधिक नियंत्रण में ना जकड़ा जाए। उसे सरकार के हस्तक्षेप अथवा व्यापक नियंत्रण से मुक्त रहकर कार्य करने दिया जाए। उसे पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होगी, अतः सरकार को चाहिए कि सरकार स्वयं उसे समुचित पथ प्रदर्शन प्रदान करे। क्षेत्र, पंचायत समिति का अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा ना हो कि वह उद्देश्य ही विफल हो जाए जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, और ना इतना छोटा हो कि मितव्ययता और कार्यकुशलता के मार्ग में बाधक सिद्ध हो सके। समिति के अनुसार, अर्थात बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार, ग्राम पंचायत क्षेत्रफल, जनसंख्या और वित्तीय साधनों की दृष्टि से इतनी छोटी है कि उसे प्रशासन की सफल इकाई नहीं बनाया जा सकता, और जिला स्तर की संस्था जनता से इतनी दूर होगी कि वह उसके कार्यकलाप में सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हो सकेगी। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति ने संस्तुति की कि पंचायत समिति का अधिकार क्षेत्र वही होना चाहिए जो विकास खंड का हो। विकास खंड कब बनाए गए थे? विकास खंड सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए विकास खंड बनाए गए थे, और तो जहाँ जितना एरिया विकास खंड का है वही एरिया पंचायत समिति का होना चाहिए। यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके काम को ग्राम पंचायत कुशलतापूर्वक नहीं कर सकती, साथ ही साथ इतना छोटा भी है कि उसके निवासियों को उसके कामों में रुचि हो सकती है और वो उसकी सेवा करने के लिए आकृष्ट हो सकते हैं। चूँकि विकास खंड एक प्रशासनिक इकाई के रूप में पहले से ही विद्यमान है, इसलिए उसका विघटन करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा कि उसके क्षेत्र को ही पंचायत समिति का अधिकार क्षेत्र बना दिया जाए। एक विकास खंड में 20 से अधिक परिमंडल अर्थात हल्के नहीं होने चाहिए। हल्का एक पटवारी का एरिया होता है। एक हल्का में सामान्यतः एक पटवारी होता है। पटवारी जिस क्षेत्र को कवर करता है, जिस क्षेत्र में सेवा देता है, उसका जो अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र होता है वो हल्का कहलाता है। तो एक विकास खंड में 20 से अधिक हल्के या परमंडल नहीं होने चाहिए और प्रत्येक परमंडल की जनसंख्या 4000 से अधिक नहीं हो। कार्य, पंचायत समिति ग्रामीण स्थानीय शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त उन सब विकास कार्यों के लिए भी एकमात्र सत्ताधारी संस्था होगी जिनका संबंध अनन्य रूप से उसके क्षेत्र से होगा। अर्थात पंचायत समिति ग्रामीण स्थानीय शासन की इकाई तो है, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति स्तर पर ये ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, तो ये स्थानीय शासन की इकाई के रूप में भी काम करेगी। लेकिन अगर ब्लॉक लेवल पर कोई विकास कार्य किया जाना है, उस ब्लॉक में कोई विकास कार्य किया जाना है, तो उनकी भी एकमात्र सत्ताधारी संस्था पंचायत समिति ही होगी, जो कार्य उसके क्षेत्र में किए जाएंगे। विकास कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय संचार साधन, सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्थानीय सुविधाएं तथा इसी प्रकार के अन्य विषय सम्मिलित हैं।
तो ये जो विषय बताए गए हैं, इन विषयों में विकास हेतु, विस्तार हेतु, सुधार हेतु जो भी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे, उनकी एकमात्र सत्ताधारी संस्था पंचायत समिति ही होगी, अपने क्षेत्र के संदर्भ में, अपने एरिया के संदर्भ में। समिति ने आशा व्यक्त की कि सरकार पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इन विषयों में काम करना बंद कर देगी, और यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उसे कुछ करना भी पड़ा तो वह पंचायत समिति के उपकरण के द्वारा ही करेगी। अतः राज्य की भूमिका मार्गदर्शन, परिवीक्षण, उच्च स्तरीय आयोजन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित रहेगी। अर्थात बलवंतराय मेहता समिति ने आशा व्यक्त की थी कि पंचायत समिति का अधिकार क्षेत्र जहाँ भी है, उस क्षेत्र में सरकार कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय संचार साधन, सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में राज्य सरकार काम करना बंद कर देगी। राज्य सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी, सिर्फ पंचायत समिति स्वयं अपने क्षेत्र में इन कार्यों को संपादित करेगी। राज्य सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन देना, पर्यवेक्षण करना, योजना बनाना और वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित रहेगा। वित्त। चूंकि इस देश में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही प्रकार के स्थानीय शासन में तत्संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए वित्त का अभाव रहा है, इसलिए बलवंतराय मेहता समिति ने इस समस्या की ओर समुचित ध्यान दिया और संस्तुति की कि आय के निम्नलिखित साधन पंचायत समिति के सुपुर्द कर दिए जाएं। पहला, विकास खंड के क्षेत्र में जो भू राजस्व वसूल किया जाए उसका एक निश्चित प्रतिशत भाग। दूसरा, भू राजस्व, जल कर आदि पर उपकर महसूल। तीसरा, व्यवसायों तथा उद्यमों पर कर। चौथा, अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाए गए शुल्क पर अधिभार। पांचवा, संपत्ति से कर, जैसे घाटों, मत्स्य क्षेत्रों आदि से मिलने वाला किराया और लाभ। छठवां, सड़क तथा पुलों पर चुंगी। सातवां, तीर्थयात्री कर। आठवां, मनोरंजन के साधनों पर कर। नौवां, प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपकर। 10वां, समय समय पर लगने वाले मेलों और हाटों से लाभ। 11वां, मोटर गाड़ी कर का एक भाग। 12वां, ऐच्छिक सार्वजनिक चंदे। और 13वां, सरकार से अनुदान। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश थी कि पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत बनाया जाए, और उनको वित्तीय दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए आय के कुछ साधन पंचायत समितियों को सौंपे जाने चाहिए। कौन कौन से साधन सौंपे जाने चाहिए, उनकी ये सूची बना के सरकार को सौंपी थी, जिसमें 13 क्षेत्र बताए गए हैं कि इन क्षेत्रों में से तरह तरह के कर, शुल्क और अंशदान जो मिलेंगे, चंदे आएंगे, उनसे पंचायत समिति को वित्त की आपूर्ति होती रहेगी। इसके अतिरिक्त बलवंतराय मेहता समिति ने लिखा कि इस समय सरकार ग्रामीण विकास पर धन मुख्यतः अपने शासन तंत्र द्वारा ही खर्च करती है। केवल छोटी छोटी रकमें ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यय की जाती है, किंतु सार्वजनिक धन एक अन्य तरीके से भी खर्च किया जाता है, अर्थात उन संस्थाओं को जो गैर सरकारी निकाय रह जाती हैं और जो असंबंधित होती हैं, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दे दी जाती है। कुछ केंद्रीय संगठन जो ग्रामीण विकास के निश्चित पहलुओं पर सार्वजनिक धन खर्च करते हैं, या तो अपने शाखा संगठनों के कार्य करते हैं या गैर सरकारी निकायों के माध्यम से। अर्थात बलवंतराय मेहता समिति ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार अपने शासन तंत्र द्वारा ही खर्च करती है, अपने स्वयं की सरकार जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके द्वारा पैसा खर्च करती है, और ग्राम पंचायतों को छोटी छोटी रकम या छोटी छोटी राशि देती है। अतः उसकी सिफारिश थी बलवंतराय मेहता समिति की कि सरकार को ग्राम पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। हमारी संस्कृति है, किसी खंड क्षेत्र में केंद्र और राज्य द्वारा जो भी धनराशि खर्च की जाए,
निरपवाद रूप से पंचायत समिति को दे दी जानी चाहिए। अर्थात चाहे केंद्र सरकार पैसा खर्च करे या राज्य सरकार पैसा खर्च करे, सरकार को स्वयं अपने प्रशासन तंत्र के माध्यम से वो पैसा खर्च नहीं करना है, बल्कि वो पंचायत समिति को सुपुर्द करना है। पंचायत समिति अपनी योजनाओं के माध्यम से उस पैसे को खर्च करेगी और उसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खर्च करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। केवल उन संस्थाओं को अपवाद माना जा सकता है जिनको सहायता देना या तो पंचायत समिति के कार्यकलाप के बाहर है या उनके वित्तीय संसाधनों से परे है। अब पंचायत समिति के गठन के बारे में पढ़ते हैं। पंचायत समिति का एक निर्वाचित सभापति होना चाहिए। खंड की सभी पंचायतों के सदस्य अपने में से पंचायत समिति के सदस्यों को चुनें। पंचायत समिति में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि समिति में ऐसी 2 महिलाओं को सम्मिलित कर लें जिनकी स्त्रियों तथा बच्चों के काम करने में रुचि हो। जहां परगणित जातियों की संख्या पंचायत समिति के क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या का 5% से अधिक हो, वहां परगणित जातियों में से एक व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया जाए। इस प्रकार परगणित जनजातियों में से एक व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया जाए, अर्थात परगणित जाति का एक और परगणित जनजाति का एक, अर्थात एक SC और एक ST। यदि उनकी संख्या पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या का 5% अथवा उससे अधिक हो तब करना चाहिए। इनके अतिरिक्त पंचायत समिति 2 ऐसे स्थानीय निवासियों को ले सकती है जिनका प्रशासन, सार्वजनिक जीवन अथवा ग्रामीण विकास का अनुभव समिति के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। पंचायत समिति के क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाली सहकारी समितियों को भी पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी कि पंचायत समिति का एक निर्वाचित सभापति होना चाहिए, जिनको आज हम प्रधान बोलते हैं। तो पंचायत समिति का जो सभापति प्रधान है वो निर्वाचित होना चाहिए, ना कि मनोनीत। और पंचायत समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे ग्राम पंचायत के सदस्य। इसमें लिखा हुआ है खंड की सभी पंचायतों के सदस्य अपने में से पंचायत समिति के सदस्यों को चुनें। जो ग्राम पंचायतों के सदस्य होंगे उनमें से ही पंचायत समिति के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे और उनके वोटर भी पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के सदस्य होंगे। पंचायत समिति में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, अर्थात पंचायत समिति की सदस्य संख्या 20 होगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्यों के प्रावधान किए। 2 महिलाओं का प्रावधान किया जिनकी स्त्रियों और बच्चों के प्रति काम करने की रुचि हो। जिस पंचायत समिति के क्षेत्र में SC और ST की जनसंख्या 5% से अधिक है, वहाँ इनके एक एक सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे। और 2 ऐसे स्थानीय व्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे जिनकी सार्वजनिक जीवन या ग्रामीण विकास के बारे में विशेष रुचि हो, उनका अनुभव हो, उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए ऐसे 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा। और पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सरकारी नियंत्रण। बलवंत राय मेहता समिति की इच्छा थी कि सरकार को पंचायत समिति के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किंतु साथ ही साथ उसका यह भी विचार था कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सरकार का नियंत्रण आवश्यक होगा। जैसे सरकार के हाथों में सार्वजनिक हित में पंचायत समिति को भंग करने की अंतिम शक्ति होनी चाहिए। जिलाधीश को यह अधिकार होना चाहिए कि वह पंचायत समिति का कोई प्रस्ताव शांति के लिए घातक हो अथवा प्रस्तावित कार्य समाधान का उल्लंघन करता हो अथवा देश के कानून के विरुद्ध हो तो उसे स्थगित कर दे। सरकारी नियंत्रण के बारे में बलवंत राय मेहता समिति की इच्छा थी कि सरकार पंचायत समिति के कामों में कम से कम हस्तक्षेप करे
और यदि हस्तक्षेप करना पड़ता है तो उसके लिए कुछ शर्तें बतलाई थी कि इन कंडीशनों में हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे जिलाधीश को अधिकार है कि यदि पंचायत समिति कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे जो शांति के लिए घातक हो, या ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे जो संविधान का उल्लंघन करता हो या देश के कानून के विरुद्ध हो, तो जिलाधीश ऐसे प्रस्तावों को स्थगित कर सकता है। और राज्य सरकार के हाथ में यह शक्ति होनी चाहिए कि वो पंचायत समिति को भंग कर सके। लेकिन ये उपाय विशिष्ट परिस्थितियों के लिए थे। कर्मचारी वर्ग, जहाँ तक कर्मचारी वर्ग का संबंध है, पंचायत समिति के दो प्रकार के अधिकारी होंगे, एक खंड स्तर पर, दूसरा ग्राम स्तर पर। क्योंकि पंचायत समिति का गठन खंड स्तर पर ही किया गया था, और पंचायत समिति से जो निचली इकाई थी, जो ग्राम पंचायत होती है, क्योंकि पंचायत समिति में जो क्षेत्र है वो गांव का क्षेत्र ही शामिल है, तो कार्य क्षेत्र पंचायत समिति का गांव ही होते हैं। तो दो स्तर के कर्मचारी हो गए, जो खंड स्तर पर कार्य करेंगे खंड मुख्यालय पर, और जो क्षेत्र में काम करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। वो खंड स्तर के अधिकारियों में खंड विकास अधिकारी, जिसको हम BDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तथा कृषि, सिंचाई, सड़क, इमारत, लोक स्वास्थ्य, पशुपालन, सहकारिता, सामाजिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आदि की देखरेख करने वाले विभिन्न तकनीकी तथा प्रसार अधिकारी सम्मिलित होंगे। अर्थात खंड स्तर पर पंचायत समिति में जो अधिकारी होंगे वो विषय संबंधित अधिकारी होंगे, विभाग संबंधित अधिकारी होंगे, और एक खंड विकास अधिकारी होगा जो सभी विभाग संबंधित अधिकारियों का अधिकारी होगा। खंड विकास अधिकारी कार्यकारी अधिकारी होगा। समिति की संस्तुति थी कि खंड विकास अधिकारी में सामाजिक दृष्टि से प्रशासकीय शक्ति निहित होनी चाहिए, और यह शक्ति उसी प्रकार की होगी जो किसी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध होती है। अर्थात पंचायत समिति की जो कार्यकारी शक्ति है, पंचायत समिति की जो प्रशासकीय शक्ति है, वो BDO में निहित होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में निहित होगी। जैसे कि किसी नगर पालिका में वहाँ के कार्यकारी अधिकारी में, EO में ऐसी शक्ति निहित होती है। खंड विकास अधिकारी तथा प्रसार अधिकारी तत्संबंधी राज्य कर्मचारी संवर्ग में से लिए जाने चाहिए। अर्थात BDO और एक्सटेंशन ऑफिसर। एक्सटेंशन ऑफिसर कौन सी? जो विषय संबंधित ऑफिसर हैं, कोई कृषि से संबंधित है, कोई सिंचाई से संबंधित है, कोई सड़क और इमारत से संबंधित है। ऐसे जो अधिकारी हैं वो राज्य कर्मचारी संवर्ग में से लिए जाने चाहिए। राज्य सरकार उन्हें पंचायत समिति को उधार दे दे, उनके वेतन, पेंशन और छुट्टी आदि का व्यय पंचायत समिति वहन करे। ये अधिकारी स्थानांतरणीय होने चाहिए, इनका समय समय पर स्थानांतरण होते रहना चाहिए। समिति की संस्तुति थी कि पंचायत समिति के प्रसार अधिकारी तकनीकी मामलों में जिला स्तर के उसी प्रकार के अधिकारियों के नियंत्रण में काम करें, किंतु प्रशासन की दृष्टि से उन पर खंड विकास अधिकारी का नियंत्रण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर है, अगर उसको कोई टेक्निकली सपोर्ट चाहिए, तकनीकी सलाह चाहिए, तो वो CMHO से सलाह लेगा, वहाँ के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से सलाह लेगा। लेकिन उस पर प्रशासनिक नियंत्रण ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का रहेगा, पंचायत समिति का रहेगा, क्योंकि वो प्रतिनियुक्ति पर पंचायत समिति में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस प्रकार उन पर दोहरा नियंत्रण रहेगा। तकनीकी नियंत्रण स्वयं के विभाग का रहेगा और प्रशासनिक नियंत्रण पंचायत समिति का रहेगा। जहाँ तक ग्राम सेवक, प्राथमिक पाठशाला का अध्यापक आदि ग्राम स्तरीय कर्मचारियों का संबंध है, उनकी भर्ती जिला परिषद को करनी चाहिए और वहीं उन्हें विभिन्न पंचायत समितियों को सुपुर्द करें। वे प्रशासन तथा कार्य दोनों की दृष्टि से खंड विकास अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
और ग्राम सेवक और प्राथमिक पाठशाला अध्यापक के संबंध में कहा गया है कि इन पर दोनों प्रकार का नियंत्रण पंचायत समिति का रहेगा, क्योंकि इनकी भर्ती जिला परिषद के माध्यम से की जाएगी, किसी तकनीकी विभाग के माध्यम से इनकी भर्ती नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के नीचे ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत का निर्माण भी निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए, किंतु 2 स्त्री सदस्य और 2 सदस्य परगणित जातियों और परगणित जनजातियों में से लिए जाने चाहिए। जिस प्रकार पंचायत समिति के लिए कहा गया कि पंचायत समिति एक निर्वाचित निकाय होगी, उसी प्रकार ग्राम पंचायत भी एक निर्वाचित निकाय होगी, और इसमें भी 2 स्त्री सदस्य लिए जाएं, जिनकी रुचि हो स्त्रियों और बच्चों के प्रति काम करने की, ऐसे 2 स्त्री सदस्य लिए जाएं। 2 सदस्य अनुसूचित जाति और 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति से लिए जाने चाहिए। ग्राम पंचायत के कार्य, कौन कौन से कार्य करेगी ग्राम पंचायत? घरेलू उपयोग के लिए जल की व्यवस्था, सिंचाई के लिए जल नहीं, पेयजल, सफाई, गलियों, नालियों और तालाबों का रखरखाव, गांव की गलियों के प्रकाश की व्यवस्था, भूमि का प्रबंध, पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव, संकट में सहायता प्रदान करना, गांव की सड़कों, पुलों और नालों का रखरखाव, प्राथमिक पाठशालाओं का परिवीक्षण, पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण, आंकड़ों का संग्रहण तथा संरक्षण, ये कार्य होंगे ग्राम पंचायत के। इन कामों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत विकास परियोजनाओं अथवा अन्य कार्यकलापों में पंचायत समिति के अवकर्ता के रूप में कार्य कर सकती है। अर्थात पंचायत समिति द्वारा जो भी विकास कार्य किए जाएंगे तो ग्राम पंचायत उनमें पंचायत समिति के एजेंट के रूप में कार्य कर सकती है। बलवंतराय मेहता समिति ने इस बात पर बल दिया था कि ग्राम पंचायत से भू राजस्व वसूल करने का काम भी करवाया जाए। वित्त, ग्राम पंचायत की आय के निम्नलिखित साधन होंगे, जैसे संपत्ति कर अथवा गृह कर, हाट तथा बाजारों पर कर, गाड़ियों, साइकिलों, नावों, बोझा ढोने वाले पशुओं आदि वाहनों पर कर, चुंगी अथवा सीमा कर, सफाई कर, प्रकाश शुल्क, जल कर, मवेशी खानों से आय, स्थानीय क्षेत्रों में बिकने वाले पशुओं पर पंजीकरण शुल्क, कसाई खानों पर शुल्क और पंचायत समिति से अनुदान। अर्थात ग्राम पंचायत को सीमित मात्रा में कर लगाने की शक्ति दी जाए और कुछ पंचायत समिति से अनुदान मिल जाए तो ये ग्राम पंचायत के आय के स्रोत होंगे। बलवंतराय मेहता समिति इस बात से अवगत थी कि पंचायतों के करों की वसूली संतोषजनक नहीं थी, इसलिए बलवंतराय मेहता समिति ने संस्तुति की कि कानून द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पूर्व अंतिम वर्ष में कर ना चुकाया हो उसे अगले पंचायत चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, और यदि पंचायत के किसी सदस्य का कर 6 महीने से अधिक काल तक बकाया रहे तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जानी चाहिए। अर्थात बलवंतराय मेहता समिति ये जानती थी कि पंचायत के स्तर पर करों की वसूली संतोषजनक नहीं है, ना तो वो कर वसूल पाती हैं और ना ही कोई कर दे पाता है। तो कानून द्वारा एक व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पिछले वर्ष कर नहीं चुकाया था तो आने वाले पंचायत के चुनाव में वो मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, और यदि कोई पंचायत का सदस्य है उसने पिछले 6 महीने से कोई कर नहीं चुकाया है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाए। नियंत्रण,
ग्राम पंचायत के बजट का परिनिरीक्षण करने और उसे स्वीकृत करने का अधिकार पंचायत समिति को होना चाहिए। अर्थात ग्राम पंचायत एक छोटी इकाई है और उससे जो बड़ी इकाई है वो पंचायत समिति है। तो ग्राम पंचायत के बजट का निरीक्षण करना, उसे स्वीकृत करना, यह अधिकार पंचायत समिति के पास होना चाहिए। अब त्रिस्तरीय इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई है जिला परिषद। बलवंतराय मेहता समिति का विचार था कि जब खंड स्तर पर एक प्रभावकारी पंचायत समिति होगी तो फिर जिला स्तर पर किसी प्रभावकारी निकाय की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि जिला प्रशासन की इकाई बना हुआ है और क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले विभागों के बीच सामंजस्य की इकाई है, इसलिए जिले के अंतर्गत काम करने वाली पंचायत समितियों के लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर कोई ऐसा संगठन हो जो उनके बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। इसलिए समिति की संस्तुति थी कि एक जिला परिषद होनी चाहिए और उसका काम केवल तालमेल बैठाना, पर्यवेक्षण करना और उसके हाथों में कार्यकारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात जिला परिषद के बारे में बलवंतराय मेहता समिति का यह मत था कि जिला परिषद की नाम की इकाई जिला स्तर पर गठित की जाए, लेकिन उसको कोई कार्यकारी शक्ति नहीं दी जाए, कार्य करने वाली शक्ति नहीं दी जाए कि वो कोई कार्य करा सके स्वयं। क्योंकि बलवंतराय मेहता ने पंचायत समिति को एक प्रभावकारी निकाय के रूप में गठित करने का सुझाव दिया था। ब्लॉक लेवल पर ज़्यादा फोकस था। उनका मानना था कि जो ब्लॉक लेवल है, खंड स्तर है, वो आम जनता से ना तो बहुत ज़्यादा दूर होता है, ना बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, और ना वो इकाई बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जिला एक बहुत बड़ी इकाई हो जाती है, जनता से दूर भी हो जाती है। इसलिए उन्होंने पंचायत समिति को एक प्रभावकारी निकाय बनाने के लिए और कार्यकारी निकाय बनाने के लिए सुझाव दिया था। जिला स्तर पर जिला परिषद का काम सिर्फ इतना था कि एक जिले के भीतर, एक जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर जितनी भी पंचायत समिति हैं उनमें सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे और उनका समय समय पर पर्यवेक्षण होता रहे, सुपरविजन चलता रहे। इसके लिए जिला परिषद होनी चाहिए। सदस्यता। जिला परिषद में जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्ष, जिले के सब विधायक तथा संसद सदस्य तथा चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य अभियंता, शिक्षा, पिछड़े वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होने चाहिए। जिलाधीश जिला परिषद का सभापति तथा उसका एक अन्य अधिकारी उसका सचिव हो। सदस्यता के बारे में बलवंतराय मेहता समिति का सुझाव था कि एक जिले के अंदर जितनी पंचायत समिति हैं और पंचायत समितियों के जो अध्यक्ष हैं, जिनको हम प्रधान बोलते हैं, वो सभी जिला परिषद के सदस्य होंगे। उनके अलावा एक जिले के अंदर जितने विधायक होते हैं, एक जिले में जितनी विधानसभा सीटें हैं, उनके जितने विधायक हैं, वह सभी जिला परिषद के सदस्य होंगे। एक जिले के अंदर जितने सांसद हो सकते हैं, एक सांसद हो सकता है, एक से ज़्यादा सांसद हो सकते हैं, वो जिला परिषद के सदस्य होंगे। इसके अलावा सरकारी विभागों से जिला स्तर पर जितने विभाग हैं उनके जिला स्तरीय अधिकारी जिला परिषद में सम्मिलित होंगे। जैसे चिकित्सा विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, शिक्षा, पिछड़े वर्गों का कल्याण और भी अन्य जो विकास विभाग हैं उनके जिला स्तरीय अधिकारी उसमें सम्मिलित होंगे। तो सदस्यों के बारे में तो इस प्रकार से प्रावधान किया, लेकिन जिला परिषद का जो सभापति होगा या जो अध्यक्ष होगा वो जिलाधीश होगा, जिसको आज हम जिला प्रमुख बोलते हैं। वर्तमान में जिला प्रमुख एक निर्वाचित पद है, लेकिन बलवंतराय मेहता समिति ने इसको पदेन कर दिया था। जो जिले का जिलाधीश होगा वही जिला परिषद का सभापति होगा और जिलाधीश का कोई अन्य अधिकारी उसका सचिव होगा।
जिला परिषद की स्थायी समितियां होनी चाहिए जिससे काम द्रुत गति से निपटाया जा सके। समिति की संस्तुति थी कि जिला परिषद की एक स्थायी समिति वित्त के लिए तथा एक सेवाओं के लिए होनी चाहिए। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि जिला परिषद समिति बनाकर कार्य करे, विषयवार समिति बनाए, जिन जिन विषयों पर विकास कार्य चल रहे हैं उनके बारे में समिति बनाए, साथ ही वित्त के लिए और सेवाओं के लिए तो समिति के नाम बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाए थे कि इन दो विषयों के लिए तो समिति होनी ही चाहिए, एक वित्त के लिए और एक सेवाओं के लिए। इनके अलावा और भी समितियां होंगी जो विकास कार्य जारी हैं, जो चल रहे हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम से गठित की जानी चाहिए। कार्य: जिला परिषद का काम पर्यवेक्षण तथा सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं कि बलवंत राय मेहता ने कहा था कि जिला परिषद एक कार्यकारी इकाई नहीं होनी चाहिए, उसका काम सिर्फ पर्यवेक्षण का होना चाहिए। कार्यकारी शक्तियां पंचायत समिति के पास होनी चाहिए। इस प्रकार जिला परिषद का काम पर्यवेक्षण तथा सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। हमारा ऐसा विचार नहीं है कि इस परिषद के कार्यकारी काम होंगे, उससे तो स्थानीय उपक्रम को ठेस पहुंचेगी। फलस्वरूप प्रारंभिक वर्षों में पंचायत समितियों की प्रभावकारिता पर भी आंच आएगी। उसके निम्नलिखित कार्य होने चाहिए। अर्थात एक कारण बताए बलवंत राय मेहता समिति ने कि अगर जिला परिषद को कार्यकारी अधिकार सौंप दिए जाएंगे तो इससे स्थानीय उपक्रम को ठेस पहुंचेगी और पंचायत समितियों की प्रभावकारिता पर भी आंच आएगी। तो फिर कौन कौन से कार्य होने चाहिए? तो जो कार्य होने चाहिए वो निम्नलिखित बताए गए हैं। जिला परिषद को जिले की पंचायत समितियों के बजट का परीक्षण तथा अनुमोदन करना चाहिए। पंचायत समिति अपनी मीटिंग में जो बजट बनाएंगी, जो बजट पारित करेंगी, उस प्रस्ताव को जिला परिषद को भेजें। जिला परिषद उस बजट प्रस्ताव का परीक्षण करेंगी और अनुमोदन करेंगी। वह सरकार द्वारा पूरे जिले के लिए दी गई धनराशि को पंचायत समितियों में वितरित करेगी। अर्थात जिला परिषद का दूसरा काम है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को पंचायत समितियों में बांटना। वह जिले के खंडों की योजनाओं को एकीकृत तथा समन्वित करेगी। अर्थात पंचायत समितियों द्वारा जो योजनाएं बनाकर भेजी गई हैं उनको जिले के स्तर पर एकीकृत करना और उनको समन्वित करना। वह पंचायत समितियों द्वारा अनुदानों के लिए दिए गए आवेदन पत्रों को एकत्रित करेगी और उन्हें सरकार को अग्रसारित करेगी। अर्थात पंचायत समितियों के लिए जो अनुदान दिए जाते हैं या पंचायत समितियां सरकार से अनुदान मांगती हैं तो ऐसे आवेदन पत्र जो आते हैं उन्हें एकत्रित करना और सरकार को प्रेषित करना। वह सामान्यतः जिले की पंचायत समितियों के कार्यों का परीक्षण करेगी। यह ग्रामीण स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसकी संस्तुति बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इस बात को बल देकर कहना आवश्यक है कि समिति की संस्तुतियों ने विद्यमान ग्रामीण शासन को एक प्रभावकारी और एक उपयुक्त व्यवस्था में रूपांतरित कर दिया। अर्थात त्रिस्तरीय ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया था, जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। बलवंत राय मेहता समिति के बाद क्या परिवर्तन आए उनके बारे में हम आगामी लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।